गुड मॉर्निंग। होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, जल प्रदूषण जो है, उसके रोकने के क्या उपाय हैं। सॉल्यूशन फॉर द वाटर पोल्यूशन। यह जो वीडियो है, यह इससे पहले के जो वीडियो आपको बताए गए थे, जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में अध्ययन किया था कि जल प्रदूषण जो है वह क्या होता है और क्या उसके कारण हैं, किसकी वजह से जल प्रदूषण जो है इस वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और मानव जीवन पर, हमारे पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो जो वाटर पोल्यूशन का चैप्टर है, उसी के कंटिन्यूशन में यह जो वीडियो आज का आपके सामने प्रस्तुत है, उसमें हम वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान हम कर सकते हैं, आज उस पर चर्चा हम करेंगे। तो जो जल प्रदूषण है, ये जल प्रदूषण वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि किस प्रकार से हम स्वयं पर नियंत्रण करके स्वयं के क्रियाकलापों को इस तरह से करें कि हमारे द्वारा किया गया जल प्रदूषण कम से कम हो। और जितने भी जल प्रदूषण के कारणों का हमने विस्तार से अध्ययन किया था, उन कारणों में जो जल प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के उपाय सुझाने आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वर्तमान समय में कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों को, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और यह कीटनाशक जो है फिर जल में प्रवेश करते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर भी ये सुझाव आमंत्रित किया जा सकता है कि कीटनाशकों के स्थान पर जैवनाशकों का उपयोग यदि किया जाए, जैसे कुछ बैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे विषाणु हैं जिनका प्रयोग अगर जो फसलें हैं उनमें लगने वाले कीड़ों को बचाने के लिए किया जाए, तो यह जो जैवनाशक हैं, इनको जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, ऐसे ये बायो साइड्स हुए जो कीटाणुओं का नाश कर सकते हैं। तो अगर इनका उपयोग किया जाता है तो बहुत अधिक जो जल प्रदूषण हो रहा है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ जैव उत्प्रेरकों का यदि उपयोग किया जाता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं और ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया, माइकोराइजिया, इनका अगर प्रयोग किया जाता है तो जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसके अलावा दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करें कि जो भी कचरा है या कूड़ा करकट है जो हमारे द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा फैलाया जाता है, अगर उसे जलाशयों और नदियों में नहीं बहाया जाए और शहर के बाहर एक बड़ा गड्ढा बनाकर उसमें डिकम्पोज कर दिया जाए यदि उस कूड़े को, तो जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। क्योंकि यदि सीधे ही हमारे द्वारा कचरा पानी में, नदियों में, तालाबों में फेंक दिया जाता है तो वहाँ का जो पानी है वह प्रदूषित हो जाता है, वह मानव जीवन के कार्य के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है, अब वह जो वेस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे मेडिकल वेस्ट है, चाहे किचन वेस्ट है, क्योंकि किचन से भी बहुत प्रतिदिन का कचरा निकलता है, या होम वेस्ट है, तो उसे सीधे
जलाशयों में, नदियों में, तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो उर्वरक फर्टिलाइज़र्स बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं या अन्य उपकरण बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से सल्फ़र, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो उत्सर्जन होता है, तो उस उत्सर्जन को किसी तरह से कम किया जाना चाहिए, ताकि जो अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन जो इस वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि एसिड रेन की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस एसिड रेन से जो सॉइल है वह प्रभावित हो रही है, और इसी के साथ जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो फेमस प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ताजमहल है, तो इससे एसिड रेन जब होती है तो उसमें उपस्थित जो अम्ल है वह इन मॉन्यूमेंट्स की, इन हिस्टोरिकल प्लेसेस की को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का उत्सर्जन करती हैं, तो उसको कम किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो मृत जीव होते हैं या मृत जीव जंतु जो हैं, उन्हें नदियों में प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारी भारतीय परंपरा में हमने ये देखा है कि जो मृत शरीर को दाह संस्कार करने के पश्चात जो उनकी राख है वह नदियों में डाल दी जाती है, तो उसे नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो नदियां हैं वह प्रदूषित होती हैं, और जो नदियां हैं उनमें प्रदूषण को रोकने के लिए, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए इस तरह के जो कार्य हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि उनके प्रदूषण को कम किया जा सके। इसी के साथ हमने देखा है कि बहुत सारे उद्योग धंधे जो हैं वर्तमान समय में चलाए जा रहे हैं, और उन्हीं में जब हम बात करते हैं कि जो चमड़ा उद्योग है, तो चमड़ा उद्योग में चमड़ी से बाल निकालने और उसे नरम करने के लिए कुछ प्रोटीएज एंजाइम्स जो हैं वह काम में लेने चाहिए। इस प्रक्रिया से होता यह है कि प्रोटीएज एंजाइम जब काम में लिए जाते हैं तो एक तो कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और साथ ही सल्फेट, टैनिन, अमोनिया और क्रोमियम जैसे ये रासायनिक पदार्थ हैं जो चमड़ा उद्योग में बहुत अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। तो अगर प्रोटीज एंजाइम काम में लिया जाता है तो इस तरह के जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं उनका कम उपयोग करना होता है। तो इस तरह से इनके कम उपयोग से, इनके हानिकारक प्रभाव से बचा जा सकता है। इसी के अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कपड़ा उद्योग की, कपड़ा उद्योग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है जैसे कॉटन है या फिर सिंथेटिक मटेरियल है, उससे फाइबर बनता है, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, और उनसे फिर यार्न बनता है, स्पिनिंग के द्वारा धागा बनाया जाता है, और उस धागे को उसकी रंगाई की जाती है, डाइंग की जाती है, उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो इस तरह के जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ा, रॉ मटेरियल से कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसमें विभिन्न स्टेप्स से गुजरा जाता है। तो यहाँ पर जब कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में जब कपड़े की रंगाई की जाती है तो उस समय जो रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो रंग होते हैं ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार, और अभी हम वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि इतनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से इतना अधिक मात्रा में ये रासायनिक पदार्थ निकलता है कलर को यूज़ करने के बाद, और इन रासायनिक पदार्थों को सीधे उन इंडस्ट्रीज़ के आसपास के एरिया की या तो ज़मीन में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ की सॉइल जो है वह ख़राब होती जा रही है, या फिर उस एरिया
में प्रवाहित होने वाली नदियों में, तालाबों में इस तरह के रसायन युक्त जब जल को प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ का जो जल है वह प्रदूषित हो रहा है और साथ ही साथ वहाँ की जो भूमि है वह प्रदूषित होती जा रही है। और भूमिगत जल, विशेष रूप से जो भूमिगत जल है वह भी इन रासायनिक तत्वों से युक्त होता जा रहा है। तो इस तरह से यदि इस रसायनों से युक्त जल को शुद्धिकरण करके यदि इसे नदियों में प्रवाहित किया जाए या ज़मीन में, सॉइल में, मृदा में छोड़ा जाए तो उसके हानिकारक प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। इसी के साथ आपने ये देखा होगा कि जो सीवेज लाइंस होती हैं जो अर्बन एरियाज़ में निकलती हैं, शहरों में निकलती हैं, तो सीवेज लाइन को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो वो जो नदियों में छोड़ने की जो प्रक्रिया है वह गलत होती है। इसका जो एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो सीवेज लाइन से निकलने वाला पूरे शहर का जो जल है पहले उसका शुद्धिकरण कर लिया जाए, अर्थात उस सीवेज लाइन में जितना भी मलबा आ रहा है उस मलबे में से वाटर को अलग निकाल लिया जाए और उस वाटर का शुद्धिकरण करके फिर या तो नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए या फिर उसका उपयोग पुनः उस रिसाइकिल वाटर का उपयोग या तो खेतों में किया जाए या घरों में उसको पुनः यूज़ किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ संयंत्र, इस प्रकार के कुछ उपकरणों को उपयोग में लाना चाहिए जिससे कि इस तरह से जो वेस्ट होने वाला जो वाटर है जो हमारी नदियों को, तालाबों को नुकसान पहुंचा रहा है, इस फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने चाहिए और इन फिल्ट्रेशन प्लांट से उस वाटर को रिसाइकिल प्रोसेस के द्वारा शुद्ध करके और पुनः यूज़ किया जाना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो बहुत हद तक वाटर पोल्यूशन जो वर्तमान समय में बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया कि बढ़ते हुए जल प्रदूषण को किस तरह से रोका जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय हैं। इस प्रकार यह जो जल प्रदूषण का जो चैप्टर है उसका ये आखिरी वीडियो है और यहाँ जल प्रदूषण का चैप्टर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।